हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन सर्स कॉमर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले जो 11 सैम्पल पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारी वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि उनसे आपके ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप 80 टू 90% कॉन्सेप्ट जो हैं टॉपिक्स उन्हीं से क्लियर होते चलेंगे। तो इसी सीरीज को अब हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम सैम्पल पेपर 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपके साथ फाइल शेयर कर लेता हूँ। चलिए, सैंपल पेपर 12, सेक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एसएलआर जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें कोई भी रोल नहीं है, आरबीआई इसको फिक्स करती है। बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू ऑल द कॉइन्स एंड 1 रुपी करेंसी नोट। तो ये आपका ठीक हो जाता है। किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आते हैं। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ करेंसी नोट इज डिटरमाइंड अंडर फिस्कल पॉलिसी, गलत, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करती है। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट पेबल थ्रू चेक्स, ये भी आपका गलत हो गया। सो बी ऑप्शन सही इसका उत्तर होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू। तो बेटा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर तो देश में इन्फ्लेशन की स्थिति है तो कोई भी रेट जो होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। और डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर रेट कम किया जा रहा है, यानी कि रेट कम किया जा रहा है, तो कब कम किया जाएगा? डिफ्लेशन की सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे कि इससे डिमांड के ऊपर असर बताइए। तो डिमांड कब ज्यादा करेंगे? जब पैसा ज्यादा होगा। तो क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है? इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो देखो, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है बेटा। इन्वेस्टमेंट भी किसका पार्ट होता है? अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो एग्रीगेट डिमांड का ही कंपोनेंट होता है। डिमांड कब बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। और लोगों के पास पैसा ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेट्स को बढ़ाना पड़ता है या घटाना पड़ता है? रेट को घटाना पड़ता है। सो रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका सही ऑप्शन इसमें होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है? इफ द एंटायर एडिशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज कंज्यूम्ड, यानी कि अगर बढ़ी हुई कमाई सारी की सारी ही खर्च कर दी जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एमपीसी कितनी है? 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि एमपीसी का मतलब क्या होता है? बढ़ी हुई कमाई का वो हिस्सा जो खर्च किया जा रहा है। तो अगर बढ़ी हुई कमाई सारी ही खर्च कर दी, यानी कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई क्या है? बराबर है, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताइए कितना होगा। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 - एमपीसी, 1/1 - 1, यानी कि 1/0। और किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, डेट इज नॉट डिफाइंड। चलिए, फिफ्थ टू सेवेंथ क्वेश्चन, ये जो टेबल गिवन है इसके बेसिस पे पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 है,
रेवेन्यू रिसिप्ट्स डायरेक्ट नहीं दे रखी तो उसके दो कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो 65 ये हो गया, 100 माइनस 65 कितना होता है ये, 35। सो सी ऑप्शन आपका इसमें सही होना चाहिए, डेट इज 35 करोड़। नेक्स्ट पूछा है व्हाट विल बी द प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होते हैं, बोरोइंग्स के बराबर होते हैं। तो कितनी बोरोइंग्स गिवन है, 38। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट 27। तो 38 माइनस 27 यानी कि 11 करोड़। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द मेन कंट्रीब्यूटर टू द फिस्कल डेफिसिट। क्या पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ा कारण फिस्कल डेफिसिट में बढ़ने का क्या है। देखो बेटा, फिस्कल डेफिसिट यानी कि खर्चे ज्यादा है। तो खर्चे कौन से ज्यादा होते हैं अपने, रेवेन्यू और कैपिटल। तो इनके बढ़ने से ही ये बढ़ेगा, या तो रेवेन्यू खर्चे के बढ़ने से या कैपिटल खर्चे के बढ़ने से। इन्होंने क्या दे रखा है, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हो सकता है। कमाई के बढ़ने से तो डेफिसिट नहीं होगा, ये गलत है। इंटरेस्ट पेमेंट कम होने से, इंटरेस्ट पेमेंट भी रेवेन्यू खर्चा होता है, तो खर्चा कम हो गया तो डेफिसिट नहीं होगा। टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होने से तो कमाई ज्यादा हो जाएगी तो डेफिसिट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपोर्ट ऑफ कोविड 19 वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैज लेड टू। कि अगर कोविड वैक्सीन देश में मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों को बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो इससे क्या होगा। तो देखिए, दूसरे देशों को अगर आप कोई सामान बेचते हो तो देश के पास पैसा आता है, फॉरेन करेंसी आएगी। और क्योंकि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखें तो इनफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी गलत है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी नहीं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्कुल सही बात है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो गलत, क्योंकि इससे तो पैसा क्या होगा, आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सा आता है, जो एसेट लाइबिलिटी के ऊपर असर डालता है। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको बता रखा है, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट, यही दो कंपोनेंट होते हैं। तो किसी भी प्रकार की बोरिंग दिख जाए, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट दिख जाए, वो इसमें इंक्लूड होगी। तो इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड फैक्टर सर्विसेज हैं, करंट अकाउंट में आते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, ये भी आपकी करंट अकाउंट में आते हैं, सर्विसेज से इनकम हो रही है, नॉन फैक्टर सर्विसेज से। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफर करंट अकाउंट का पार्ट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। 10th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स। यानी कि सरकार क्या कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो इससे क्या असर पड़ेगा देश के फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर, देश के फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, ये डिमांड और सप्लाई है, किसकी डिमांड सप्लाई, फॉरेन करेंसी की। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हो गया एक्सचेंज रेट। अब मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सैंपल पेपर में भी बताया था कि जब भी इंपैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट पूछें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है जो चीज गिवन है, जैसे इसमें क्या गिवन है, एक्सपोर्ट। आपको ये देखना है कि वो इनफ्लो होगा उससे या आउटफ्लो होगा, यानी कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर तो पैसा आएगा तो वो सप्लाई के ऊपर असर डालेगा, पैसा जाएगा तो डिमांड के ऊपर।
तो अब देखो, एक्सपोर्ट अगर करते हैं हम, तो हमारे पास तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, और इनफ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। तो इससे सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो ये मेरा सप्लाई कर्व था। कोई भी कर्व अगर बढ़ता है तो राइट में शिफ्ट होता है, तो ये क्या होगा, राइट में शिफ्ट होगा। ये राइट में शिफ्ट हुआ, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, नया एक्सचेंज रेट। तो रेट क्या हो गया इसमें बेटा, रेट डिक्रीज हो गया। और रेट डिक्रीज होने को क्या बोला जाता है, करेंसी एप्रिसिएशन। तो हमें यही ऑप्शन ढूंढना है इसमें, रेट डिक्रीज और करेंसी एप्रिसिएशन। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। फर्स्ट, न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड विच विल बी हाइयर। गलत है, रेट तो कैसा था, लोअर था, तो ये गलत हो गया। सेकेंड है, न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड विच इज लोअर, बिल्कुल ठीक बात है। लीडिंग टू करेंसी एप्रिसिएशन, तो रेट लोअर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। सो बी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए कोई और क्वेश्चन देखें जो डिस्कस करना चाहिए हमें। चलिए एक क्वेश्चन तो यही नजर आया है मुझे, एक्सपोर्ट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इन्होंने कहा इसे एलिब्रेट करें। तो स्टेटमेंट ठीक है ये, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो आई है उसे तो इंक्लूड करते हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड को हम माइनस करते हैं। यानी कि ये वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने के बदले दी जा रही है। यानी कि इसके लिए हमने प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, उनको जो हमने कंपनसेट किया, ये वो है। जबकि एक्सपोर्ट्स तो क्या है, एक्सपोर्ट्स इनकी मदद से जो गुड्स तैयार हुए हैं, उन गुड्स को जब हम दूसरे कंट्री में भेजते हैं या बेचते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। तो वो तो आपका क्या है, इनकम तो एक्सपोर्ट में आ रही है, बट डेट इज नॉट फैक्टर इनकम। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो नहीं है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का मतलब तो क्या है, सेल है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इनका मतलब क्या है कि नेट कितनी फैक्टर इनकम अर्न हो रही है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, टू कंपोनेंट्स ऑफ एल आर आर पूछ रखा है। मैंने आपको एक बार बताया था कि क्योंकि जनरली बुक्स में क्या दे देते हैं, सिर्फ सी आर आर के ऊपर फोकस्ड होता है जब भी हम मनी सप्लाई पढ़ते हैं। बट एल आर आर का मतलब होता है सी आर आर प्लस एस एल आर। तो दो कंपोनेंट्स कौन से बताएंगे आप, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो एज ए रिजर्व आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और एसएलआर टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स खुद अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। चलिए 16th का ए है, एनएफआई ए नेगेटिव वैल्यू कब शो करेगा। तो एनएफआई आपको पता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। तो ये कब वैल्यू नेगेटिव शो करेगा, जैसे मैं वैल्यू ले लूं 50 माइनस 70, तो माइनस आया। ये कब आया, जब फीटा ज्यादा है। तो हम इसमें क्या बताएंगे, एन एफ आई ए शोज नेगेटिव वैल्यू व्हेन फीटा डेट इज फैक्टर इनकम टू अब्रोड इज ग्रेटर देन फीफा डेट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट और देख लेते हैं। गिविंग वैलिड रीजंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि आपको रीजन देके बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो फर्स्ट क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल।
कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब है फिक्स्ड कैपिटल विद प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टमेंट देखो आपने पढ़ी हुई है बेटा, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आप जब न्यूमेरिकल्स भी निकालते हो नेशनल इनकम के, उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि अगर गलती से क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ मिलता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा स्टॉक। तो यहां इन्होंने कहा कि इसका मतलब सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। रीजन क्या बताओगे आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल नहीं आती है, तो इसका एक कंपोनेंट है, इसके अलावा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इसमें आती है। बी पार्ट है एमपीसी रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो ये बिल्कुल सही है, कंजम्पशन फंक्शन का जो स्लोप होता है वो एमपीसी ही शो करता है। ऐसा क्यों है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मान लीजिए ये कंजम्पशन कर्व है, तो ये क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और ऑटोनोमस कंजम्पशन चाहे इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े ये तो फिक्स रहता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता तो कर्व ऐसा बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये जो चेंज आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, ये आ रहा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन के कारण। और देखो आप जब कंजम्पशन फंक्शन भी पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू में वाई। तो ये क्या है, ये ऑटोनोमस सॉरी इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम अपना कुछ खर्चा भी बढ़ाते हैं, और क्योंकि वो जो खर्चा बढ़ रहा है उसी के कारण ये कर्व भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो वो कितना बढ़ेगा खर्चा वो हमें कौन बता रहा है, ये बता रहा है एमपीसी। क्योंकि इसमें इनकम तो जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये तो चाहे कितना भी बढ़े कितना भी घटे, लेकिन उससे कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी घटेगी वो किस कौन बता रहा है, एमपीसी। तो इसमें जो चेंज आ रहा है ये चेंज भी एमपीसी ही बता रहा है। और वैसे भी आपको कोई भी स्लोप देखना हो तो आप कोई भी दो पॉइंट लें, जैसे मैंने ये दो पॉइंट ले लिए हैं, और इन दो पॉइंट के को इस तरीके से देखेंगे। तो दो पॉइंट आपने अगर देखें तो यहां का जो चेंज है ये क्या दर्शा रहा है, कंजम्पशन का चेंज। आप यहां पे क्या दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, और यहां पे हम दिखा रहे हैं इनकम। तो ये जो नीचे का चेंज है ये क्या दिखा रहा है, इनकम। किसी भी चीज का आपको स्लोप देखना हो तो वाई एक्सिस का चेंज इसमें क्या है सी, और एक्स एक्सिस का चेंज जो कि वाई है, ये फॉर्मूला होता है। और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बेटा आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी का। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए सेक्शन बी, 18th क्वेश्चन। Who amongst the following has received the greatest investment in human capital formation? इनमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे की गई होगी। तो एक नर्स जो क्लिनिक में काम करती है लेकिन लगातार एब्सेंट होती रहती है। तो देखो इसका क्योंकि वो बीमार है, इसका मतलब क्या है, उसकी एजुकेशन के ऊपर तो खर्चा हुआ है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं ना, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इस तरीके के। तो उसके एजुकेशन पे तो इन्वेस्टमेंट हुई है, बट क्योंकि वो बार बार बीमार हो रहे हैं इसका मतलब हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। 12 ईयर ओल्ड गर्ल हु हेल्प्स हर मदर विद कंस्ट्रक्शन वर्क, तो अभी तो इसकी एजुकेशन पूरी ही नहीं हुई है, तो एजुकेशन पे भी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हुई है। सिमिलरली 10th पास गर्ल, अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, ऑब्वियसली इन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हु वर्क्स एट अ कॉल सेंटर, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे हुई होगी, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट पे। 19th क्वेश्चन है, एजुकेशन कमीशन 64-66 ने रेकमेंड किया था कि जीडीपी का कम से कम कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। मैं कई सैंपल पेपर्स में आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट डाटा है। एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, बट एक्चुअल में हो कितना रहा है, लिटिल ओवर 4%।
थोड़ा सा 4% से ज्यादा बस। चलिए 20th क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है both private and public institutions exist in education and health service market in India। तो ठीक स्टेटमेंट है ये कि एजुकेशन में और हेल्थ में दोनों ही है, प्राइवेट भी है और क्या नाम है, पब्लिक भी है। रीजन, expenditure on education and health makes substantial long term impact and cannot be easily reversed। अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करते हो तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छे असर पड़ते हैं, तो ये भी ठीक है। बट क्या ये कोरिलेट हो रहे हैं? देखिए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इंडिया में है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालते हैं। तो देखो ये है तो दोनों ठीक, बट ये कोरिलेट नहीं हो पा रहे हैं। रीजन तो इसका क्या होना चाहिए कि दोनों क्यों है? क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसलिए दोनों है। तो आपके असर्शन और रीजन तो सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए 21st है एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपके फर्स्ट स्टेप से, यानी कि जब फसल तैयार हुई है, आउटपुट तैयार हुई है, तब से लेके मार्केट तक जो पहुंचेगी वो फसल मार्केट तक ले जाने तक, जितना भी स्टेप्स आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे ग्रेडिंग है, जैसे स्टोरिंग है, वेयर हाउसिंग का हो गया, तो ये सारे के सारे आपके मार्केटिंग में आते हैं। तो इन्होंने पूछा इसमें से क्या नहीं आता है? ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली आता है, ग्रेडिंग भी आता है, स्टोरेज भी आता है, बट क्रेडिट नहीं आता है। ठीक है, तो क्रेडिट इसमें पार्ट नहीं है। 22nd असर्शन रीजन है द आईटी हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये ठीक है। एज इट कैन disseminate information regarding emerging technologies and its application regarding price, weather and soil condition। तो ये भी ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट भी कर रहे हैं। असर्शन में क्या कहा है कि आईटी सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। रीजन में बताया क्योंकि इससे जानकारी मिलती है कि प्राइस क्या रहेगा, फसल का, जमीन कैसी कंडीशन चाहिए फसल उगाने के लिए, वेदर कैसा है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर होना चाहिए। 23rd, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है कि अगर कोई छोटा किसान है तो वो लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन एकदम नहीं कर सकता, उसको अडॉप्ट करने में, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। रीजन है द यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग इन द इनिशियल ईयर्स। क्या दे दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो आउटपुट तैयार होती है वो शुरुआती कुछ सालों में कम होती है एज कंपेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग। तो रीजन ये भी ठीक है आपका, लेकिन क्या ये कोरिलेट कर रहा है कि इंडिया में छोटे और बड़े किसान जो है, सॉरी छोटे और मार्जिनल किसान जो है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में एकदम अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम उत्पादन होता है। तो फर्स्ट में तो ऑर्गेनिक का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये दोनों है तो ठीक, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये रीजन तब हो जाता है जब ऊपर ये लिख देते हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर ऐसे लिख देते तो ये आपके दोनों सही हो जाते और दोनों सही होने के साथ साथ सेकंड वाला इसका रीजन भी हो जाता। चलिए 24th क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है तो प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया था 1965 में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 58 में, रिफॉर्म्स चाइना के इवेंट पूछे हैं तो चाइना का रिफॉर्म 78 में आया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनका आया था 53 में। तो 4213, 4213 यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका सही होना चाहिए।
चलिए 25th देखते हैं, मैच करना है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ, हाँ, मिस्टेक है। क्योंकि ऑप्शंस अगर आप देखें तो ऑप्शंस में देखो, आप ए बी सी डी चार दे रखे हैं, सिमिलरली 1 2 3 4 दे रखे हैं, बट हमें जो टेबल गिवन है इसमें सिर्फ ए बी सी एंड 1 2 3 है। तो चलो हम वैसे मैच कर लेते हैं, ऑप्शन तो क्या पता मैच फिर इस हिसाब से हो चाहे ना हो। हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा किस में? चाइना में। शहरीकरण ज्यादा, शहर किस में अच्छे से बसे हुए हैं? वहां पे। फर्टिलिटी रेट, उन्होंने पूछा फर्टिलिटी रेट किस में ज्यादा है, तो फर्टिलिटी रेट आप जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस में कम है? सबसे कम चाइना में ही, ऑब्वियसली। तो यही होना चाहिए हमारा, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ए का 2, बी का 3, हाँ चलिए। तो डी का तो खैर हमें नहीं पता क्या होगा, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो बाकी तो हमारे यहाँ पे मैच कर गए हैं। चलिए 26th क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर्स व्हाट मेजर चेंज हैज बीन मेड टू वन चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया। तो पिछले सैंपल पेपर में ही शायद लास्ट क्वेश्चन ही था शायद जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब लागू नहीं है चाइना में। उसके कुछ डीमेरिट्स थे, जिसे किससे रिप्लेस कर दिया है? टू चाइल्ड पॉलिसी से इसे रिप्लेस कर दिया गया है। 27th, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ओवर द लास्ट 2 decades or so, nations are forming regional and global economic groupings such as SARC। ठीक है, ये भी इस तरीके के बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुपिंग पिछले कुछ सालों से क्रिएट होते जा रहे हैं। दिस विल स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी, इससे खुद की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है, ये भी ठीक है। और ये दोनों कोरिलेट भी हो रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इस तरीके के इकोनॉमीज जो हैं वो अपने ग्रुपिंग कर रही हैं, जिससे वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमीज को स्ट्रांग बना दें। तो 27th का ए सही आपका ऑप्शन होता है। और कोई क्वेश्चन देखें? एक ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है ये आपको, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कमिटी है जिसे कार्वे कमिटी कहा जाता है, 55 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों प्रीफर किया जाता है ओवर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो उसके 3 बेनिफिट्स होते हैं। लोकेशनल फ्रेंडली होती है वो, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि क्यों और कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। तो क्यों का तो मैंने आपको कारण बता दिया है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट्स देते हैं। बेनिफिट्स में जैसे 3 बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। लोकेशनल फ्रेंडली है, तो हमें रूरल एरिया की जरूरत नहीं है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, सॉरी अर्बन एरिया की जरूरत नहीं है। जो बैकवर्ड रूरल एरियाज है वहाँ इनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो जो रीजनल गैप है वो कम होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, तो गरीब या मिडिल क्लास का मेंबर जो है वो भी इसको कर सकता है, तो इकोनॉमिक गैप कम होता है। ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है। हालांकि यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपसे ये पूछा है कि वाई। तो वाई में आप बताएंगे क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ना, इनके पास ना ज़्यादा कैपिटल गुड्स होते हैं, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का कंपटीशन फेस नहीं कर सकते, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर बाद में पूछा है हाउ, कैसे जो है इनको प्रोटेक्ट किया गया। तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो रिजर्वेशन किया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। रिजर्वेशन का मतलब पहले तो कुछ एरियाज रिजर्व कर दिए कि इन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन हो सकती है, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन नहीं होगी।
कुछ गुड्स रिजर्व कर दिए कि इन गुड्स का प्रोडक्शन ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, इन्हें इंडस्ट्रियल कंसेशन भी दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, जैसे सब्सिडीज वगैरह इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही थी। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं, कोई डिस्कस करना चाहिए तो हमें। देखिए एक बी पार्ट गिवन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछी है। तो एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप इस तरीके की कोई भी तीन अनएम्प्लॉयमेंट इसमें बता देंगे। चलिए इसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने के थे वो हमने शायद कर लिए हैं। और शायद इसमें आप ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली मेरे ख्याल से कर लेंगे, उसमें डिस्कशन की शायद से ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, तो वो आप ज़रूर अपनी डाउट शेयर करेंगे। तो आपकी जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सैंपल पेपर के साथ।